मौजूद हैं प्रयागराज में, प्रयागराज के उस पुलिस लाइन में जहां तीनों शूटर्स को रखा गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए, आज पूछताछ का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी लगातार एसआईटी की टीम, जुडिशियल कमीशन की टीम इन शूटर्स से पूछताछ कर रही है और पूछताछ करके उन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसके कहने पर इन तीनों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक इन तीनों शूटर्स ने कई बार अपने बयान बदले हैं। कभी जितेंद्र गोगी का नाम सामने आ रहा है, कभी सुरेंद्र भाटी का नाम सामने आ रहा है, तो कभी ये कहते हैं कि कानपुर के बाबर गैंग से इन्होंने जिगाना पिस्टल ली थी, तो कभी अपने किसी दोस्त का हवाला देते हैं। हालांकि जब इनसे इनके आका के बारे में पूछा जाता है तो इनकी तरफ से वही रटाया जवाब दिया जाता है जो पहले दिन उन्होंने बताया था। ये तीनों ही शूटर्स कहते हैं कि बड़ा माफिया बनना चाहते थे, नाम कमाना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, इसी वजह से इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये वो पुलिस लाइन है जहां पर पूछताछ की जा रही है इन तीनों शूटर से। अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह से इसी पुलिस लाइन में बैठाकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी है, उसके मुताबिक इन तीनों को हाईली सिक्योरिटी थ्रेट है, इन पर जानलेवा हमला हो सकता है। इसी वजह से पुलिस लाइन से इन तीनों का मूवमेंट नहीं करवाया जा रहा है। यही वजह है कि कल जब रिक्रिएशन करा था एसआईटी और जुडिशियल कमीशन की टीम ने, फॉरेंसिक टीम की टीम ने, तो हमने देखा था कि तीनों शूटर्स को नहीं लाया गया था, बल्कि जो फॉरेंसिक टीम थी या फिर जो वो सिपाही थे, वो जो पुलिस के अधिकारी थे जो अतीक और अशरफ को लेकर 15 अप्रैल की रात को गए थे, उन्हीं को लाकर रिक्रिएशन करवाया गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब वो तीनों शूटर जो फिलहाल पुलिस लाइन में है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उन पर भी जानलेवा हमला हो सकता है, ऐसी जानकारी है। चूंकि ये तीनों शूटर्स अभी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, बार बार एक बात को जरूर दोहरा रहे हैं कि ये बड़ा माफिया बनना चाहते थे। हालांकि कई गैंग से इनके ताल्लुक है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है, इन तीनों का चेहरा इस्तेमाल करके ये किलिंग की गई है, ऐसी जानकारी भी पुलिस के पास है। लेकिन कुछ भी पुख्ता डिटेल्स अभी तक नहीं मिल पा रही है, इसीलिए लगातार पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। 4 दिन की रिमांड पर तीनों शूटर्स हैं। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी इस केस से जुड़ी हुई बता दें, क्योंकि लगातार नए खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं और अभी एक और हड़कंप मचा देने वाली खबर सामने आई है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। पुलिस की जांच में पता चला है कि उमेश पाल की जो मुखबिरी है वो अतीक के करीबी वकील ने की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा खुलासा हो रहा है, जिसके मुताबिक अतीक के करीबी वकील ने उमेश पाल की मुखबिरी की थी। बाकायदा उमेश पाल के जो फोटोग्राफ्स थे वो शूटर्स को मुहैया करवाए गए थे। आपको बता दें कि उमेश पाल कोर्ट में आते जाते थे, तो इसी दौरान वकील जो कि अतीक का करीबी वकील बताया जा रहा है, उसने उमेश पाल की फोटो भेजकर मुखबिरी की थी, ताकि उमेश पाल की जो मुखबिरी है, जो फोटोग्राफ्स हैं, वो शूटर्स तक पहुंच सके। हालांकि जानकारी ये भी है कि जो वकील जिसका नाम सामने आ रहा है, जो अतीक का करीबी है, उसे अतीक ने आईफोन दिलाया था ताकि वो फोटो खींचकर उमेश पाल की शूटर्स तक पहुंचा सके। पुलिस को इस वकील के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। इस वकील का संबंध अतीक के बेहद खास वकील शौलत हनीफ से भी है। पुलिस अब शौलत हनीफ को कस्टडी में लेकर पूछताछ भी कर रही है। हालांकि इस बीच प्रयागराज में अतीक अशरफ मर्डर केस के बाद सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है और आज अलविदा की नमाज भी है। इस वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, ताकि प्रयागराज का माहौल संवेदनशील बना रहे और किसी भी तरीके से सांप्रदायिकता यहाँ पर ना फैले और लोगों के बीच में जो माहौल है वो ठीक रहे। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लगातार तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, ये जो नया खुलासा हुआ है इस वकील के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है जिसने उमेश पाल की मुखबिरी की? देखिए, कड़ियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल जिस तरीके से इंडिया टीवी ने इस बात का खुलासा किया था कि असद के व्हाट्सएप फ़ोन पर जिस तरीके से फ़ोटोज़ मिली थी उमेश पाल की और ये भेजी गई थी शौलत हनीफ को। शौलत हनीफ और कोई वकील नहीं है, वही वकील है जिसे उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक अहमद के साथ उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। शौलत हनीफ फिलहाल इस समय
जेल में है और पुलिस जल्द ही सौलत हनीफ को अपनी कस्टडी मिलेगी ताकि इस बात की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके कि जिस करीबी वकील की बात कही जा रही है, जिसको सौलत हनीफ की तरफ से फोटोग्राफ्स भेजी गई हैं, और पता ये भी चला है कि 23 तारीख को यानी कि हत्याकांड से ठीक एक दिन पहले उस वकील की तरफ से बाकायदा जो फोटोग्राफ्स है वो शूटर्स को भेजी गई थी और शूटर्स ने इन्हीं फोटो को देख करके जो उमेश पाल का चेहरा है उसको न सिर्फ आइडेंटिफाई किया था बल्कि अलग अलग यानी कि कई फोटोग्राफ्स भेजी गई थी ताकि उसको वो पहचान सके। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और इसी कड़ी को जोड़ते हुए जल्द ही सौलत हनीफ को जो प्रयागराज पुलिस है वो अपनी कस्टडी मिलेगी और इस जांच को आगे बढ़ाएगी कि किन किन लोगों के माध्यम से, किन किन लोगों के जरिए उमेश पाल की फोटोग्राफ्स को भेजा गया था शूटर्स तक, ताकि शूटर्स पहचान सके और अपने टारगेट को निश्चित तौर पर न सिर्फ गोली मार सकें बल्कि किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो सके। तो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। कैसे सोची समझी तरीके से विशाल इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया अतीक और उसके गुर्गों ने, असद ने, शाइस्ता परवीन ने मिलकर। अब इसकी एक एक कड़ियां खुलती हुई नजर आ रही हैं और जैसे जैसे कड़ियां खुल रही हैं वैसे वैसे बड़े बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हालांकि फिलहाल नजर इस पुलिस लाइन पर भी सभी की बनी हुई है जहां पर तीनों शूटर्स को रखकर पूछताछ की जा रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन तीनों शूटर्स ने आखिर कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि अभी तक वो पुख्ता सोर्स नहीं मिल पाया है जिससे पता चल पाए कि इन तीनों शूटर्स को तुर्की में जिगाना पिस्टल जो कि भारत में बैन है उसे किसने मुहैया कराया है, ये अभी तक जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। इस बीच शाइस्ता परवीन के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी लगातार पुलिस की धरपकड़ जारी है और एक बड़ी खबर यूपीएसटीएफ सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि गुड्डू मुस्लिम की जो लास्ट लोकेशन है वो उड़ीसा में ट्रेस की गई है। गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, खासकर अतीफ और अशरफ हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशंस को बदल रहा है। हालांकि जैसे ही यूपीएसटीएफ उड़ीसा में पहुंची है वैसे ही गुड्डू मुस्लिम ने फिर से अपनी लोकेशन को बदला है। अभय पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, क्या जानकारी मिल रही है? बहुत जरूरी है कि गुड्डू मुस्लिम जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आए, लेकिन अभी उसे पकड़ना चुनौती बना हुआ है यूपीएसटीएफ के सामने। देखिए, बिल्कुल प्राची, लगातार चुनौती बना हुआ है और उसकी वजह यह है कि उसकी लोकेशन लगातार बदल रही है। लास्ट लोकेशन उसकी पहले कर्नाटक में आई, लेकिन जैसे ही यूपीएसटीएफ की टीम कर्नाटक में पहुंची वो वहां से फरार हो गया, अंडरग्राउंड हो गया। और अभी जो सोर्सेस है बता रहे हैं कि उसकी लास्ट लोकेशन उड़ीसा के पुरी में देखी गई है, लेकिन जैसे ही यूपीएसटीएफ की कुछ टीम वहां पर पहुंची, वहां संपर्क साधा गया, वहां से भी गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया। प्राची, सबसे बड़ी परेशानी यही हो रही है कि इनके कई सारे ठिकाने हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो गुड्डू मुस्लिम की लगातार फरार होने में मदद कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि झांसी में इसकी लोकेशन आती है, झांसी से ये फरार हो जाता है जहां पे असद का एनकाउंटर होता है, गुलाम का एनकाउंटर होता है। उसके बाद कर्नाटक में लोकेशन आती है, लेकिन वहां से अब इसकी लोकेशन उड़ीसा आ रही थी, लेकिन वहां पर भी जब एसटीएफ की टीम पहुंची तो ये फरार हो गया। साथ ही प्राची, ये भी जानकारी मिल रही है कि शाइस्ता परवीन के संपर्क में है गुड्डू मुस्लिम और एक कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से शाइस्ता परवीन को सरेंडर करवाया जाए। और प्राची, इस वक्त मैं मौजूद हूं लोअर कोर्ट में, उसी लोअर कोर्ट में जहां से अतीक और साथ ही अशरफ को पुलिस कस्टडी में सौंपा गया था। इन तीनों शूटर्स की भी यहीं पर पेशी हुई थी। पीछे अगर मैं आपको यहाँ का माहौल दिखाऊं, कोर्ट का माहौल दिखाऊं, तो ये उम्मीद कहीं ना कहीं जताई जा रही है, सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अपने पुराने वकीलों से जो है वो संपर्क तोड़ दिया है शाइस्ता परवीन ने। पुराने वकीलों के संपर्क में नहीं है क्योंकि पुराने वकीलों के जरिए एसटीएफ को, एसआईटी को शाइस्ता के बारे में ये जानकारी मिल सकती थी कि वो कब कहां सरेंडर करेगी। इसीलिए एक नई प्लानिंग की गई और नई प्लानिंग ये की गई कि कुछ नए बड़े वकीलों के जरिए, न केवल प्रयागराज की इस कोर्ट में जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, बल्कि प्लानिंग के तहत कि यूपीएसटीएफ को पता ना चले, वो कहीं भी सरेंडर कर सकती है, किसी भी कोर्ट में वो पहुंच सकती है। और यही कारण है कि कोर्ट परिसर के आसपास जो है सादे कपड़ों में भी एसटीएफ के लोगों को लगाया गया है, जो 24 घंटे पैनी नजर रख रहे हैं कि कैसे भी अगर शाइस्ता परवीन के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो सरेंडर करने से पहले उसे अरेस्ट किया जा सके। प्राची, बिल्कुल, देखिए अभी कोशिश यही है कि शाइस्ता परवीन, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, जैसा कि अभय आप बता रहे हैं और आप कोर्ट परिसर के बाहर का माहौल भी दिखा रहे हैं कि कोशिश यही है कि शाइस्ता परवीन को सरेंडर करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन कोशिश अब अतीक के पूरे गैंग की यही नजर आ रही है कि शाइस्ता परवीन को सरेंडर करवा दिया जाए। और जैसा कि आप बता रहे हैं, सोर्सेज के हवाले से जानकारी ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम लगातार शाइस्ता परवीन के संपर्क में है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, कर्नाटक से अब उड़ीसा उसकी लोकेशन ट्रेस की गई है, लेकिन वहां से भी उसने
लोकेशन बदल ली है। वहीं वो तीनों शूटर्स जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है उनके बयान भी बदले जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की, इनके पीछे मकसद क्या था, इसके पीछे लोग कौन थे, कौन सा गैंग था, क्योंकि कई गैंग के नाम सामने आ रहे हैं। जैद गैंग का नाम सामने आया, भाटी गैंग का नाम सामने आया, गोगी गैंग का नाम सामने आया, कानपुर का बाबर नाम का एक अपराधी है उसका नाम भी सामने आया, क्योंकि जिगाना पिस्टल कहां से और कैसे मुहैया हुई इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी ये तीनों नहीं दे रहे हैं और इनसे इसीलिए लगातार पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। और आज तीसरा दिन है, माना जा रहा है कि आज कई अहम सवाल इन तीनों से पूछे जाएंगे और जिसके जवाब इन तीनों को पुलिस के सामने देने होंगे। पता लगाने की कोशिश है कि आखिर ये किसका काम है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो नहीं है। इस बीच अतीक अहमद से जुड़े हुए लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि अतीक ने यूपी के बाहर 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद ने यूपी से बाहर 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया था। साबरमती जेल जाने के बाद निवेश किया गया था, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र में निवेश करना शुरू किया था। इसके अलावा राजस्थान, एमपी में भी निवेश की जानकारी मिली है। किस किस क्षेत्र में निवेश किया गया है ये भी आपको बताएं। रियल एस्टेट, होटल के कारोबार में अतीक ने पैसा लगाया। अतीक के कारोबारी पार्टनर से पूछताछ की तैयारी हो रही है। सबूत मिलने के बाद अब इन संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं जितनी भी संपत्तियां अतीक अहमद से जुड़ी हुई हैं, जो अवैध हैं, जिन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, उस पर न सिर्फ बुलडोजर चल रहा है बल्कि पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है ताकि अतीक अहमद की बैकबोन को तोड़ा जाए, उसकी गैंग की बैकबोन को तोड़ा जाए। अब जब अतीक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अशरफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो कोशिश ये है कि उसके गैंग की बैकबोन को तोड़ा जाए। और किसी भी गैंग को अगर तोड़ना है, खत्म करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसे आर्थिक तौर पर कमजोर किया जाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश के बाहर जो निवेश की जानकारी है उस पर भी अब पुलिस की कैडी नजर है, पैनी नजर है। विशाल, ये जो 1500 करोड़ रुपए की निवेश की जानकारी मिल रही है, कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर निवेश हुआ है और अब क्या अगला कदम हो सकता है यूपी पुलिस का? देखिए प्राची, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में न सिर्फ माफिया की कमर तोड़ी थी, बल्कि न सिर्फ बुलडोजर चला था, बल्कि उसकी पूरी प्रॉपर्टीज का जो जब्तीकरण है वो भी सरकार द्वारा किया गया था। उसके बाद पता ये चल रहा है कि अतीक अहमद ने अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर के, व्यापारियों के साथ मिलकर के अपने सिंडिकेट को उत्तर प्रदेश के बाहर फैलाया। साबरमती जेल में पहुंचने के बाद न सिर्फ उसने गुजरात में इन्वेस्टमेंट किया, बल्कि मुंबई के बारे में बताया जा रहा है, राजस्थान के बारे में बताया जा रहा है, दिल्ली एनसीआर के बारे में बताया जा रहा है, हरियाणा के बारे में बताया जा रहा है, मध्य प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है कि ये वो राज्य है जहां पर अतीक ने अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर के नए नए व्यापारियों के साथ संपर्क किया और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट उसका बचा हुआ था वो उत्तर प्रदेश से उठा करके वो दूसरे राज्यों में लेके गया है। अब यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और उन राज्यों के जो पुलिस के चीफ्स हैं उनसे बातचीत कर रही है, जो IAS ऑफिसर्स हैं जो कि लैंड पूरे मामले को देखते हैं उनसे बातचीत कर रही है, ताकि न सिर्फ उन कंपनीज के बारे में ठोस जानकारी मिल सके, कि उत्तर प्रदेश पुलिस चूंकि इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है और गैंगस्टर एक्ट के तहत जो भी काले साम्राज्य से पैसा कमाया जाता है, चाहे वो इस राज्य में हो या फिर किसी दूसरे राज्य में, उसको जब्तीकरण करने का जो हक होता है। बिल्कुल, देखिए जितना बड़ा साम्राज्य अतीक अहमद ने खड़ा किया था, जहां जहां पर अवैध तरीके से निवेश किए गए थे विशाल, अब उन सब पर यूपी पुलिस की नजर है, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से एकदम क्लियर मैसेज है कि माफिया राज को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे और अब जो गैंग एक्टिव है या शाइस्ता परवीन जिस कारोबार को बचाने की कोशिश कर रही है, अब उसे नेस्ता नाबूद करने की जो तैयारी है वो यूपी सरकार ने शुरू कर दी है। उधर यूपी पुलिस में पूरी तरीके से अब इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और प्रयागराज की पुलिस लाइंस की मैं बात करूं तो यहां पर पहरा कड़ा कर दिया गया है। आप ये जो गेट देख रहे हैं, यहां से अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है, क्योंकि अंदर वो तीनों शूटर्स हैं जिन्हें रखा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि तीनों शूटर्स हाईली थ्रेट में हैं, उन्हें जान का खतरा हो सकता है, इसी वजह से इन तीनों शूटर्स को पुलिस लाइन से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और क्या डिटेल जानकारी है, देखिए मेरे सहयोगी अभय पाराशर की ये रिपोर्ट। अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले तीनों शूटर से लगातार एसटीएफ की टीम पुलिस लाइन में पूछताछ कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से
उन्हें पुलिस लाइन से निकालकर कहीं दूसरे स्पॉट पर नहीं लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि अतीक और अशरफ के गुर्गे लगातार इसी फिराक में हैं कि किसी तरीके से इन शूटर्स पर हमला किया जा सके। ये इनपुट्स एजेंसीज को लगातार मिल रहे हैं। यही वजह है कि चाहे एसआईटी हो या फिर जुडिशल कमीशन की टीम एसटीएफ के साथ मिलकर पुलिस लाइन में ही तीनों शूटर्स से पूछताछ कर रहे हैं। शूटर्स लगातार ये खुलासा कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी गैंग के अंदर जुड़ना चाहते थे, बड़ा माफिया बनना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है कि क्या किसी बड़े गैंगस्टर ने अशरफ और अतीक की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए इन तीनों को हायर तो नहीं किया था। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अतीक और अशरफ के करीबियों के, उसके गुर्गों के, उनके शूटर्स के तकरीबन 1000 मोबाइल नंबर जो हैं वो एसटीएफ ने सर्विलांस पे लगाए हुए थे, लेकिन इस हत्याकांड के बाद से ये सभी नंबर बंद कर दिए गए हैं ताकि अतीक और अशरफ के करीबियों के, उसके गुर्गों के, रिश्तेदारों के फोन को पुलिस इंटरसेप्ट ना कर पाए। बिल्कुल, देखिए आपने देखा कि किस तरीके से हाईली थ्रेट में है और सिक्योरिटी को कैसे कड़ा कर दिया गया है, चूंकि ये तीनों शूटर जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की है और जिस फिल्मी अंदाज में गोलियों की बरसात इन तीनों ने की थी, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसके इशारे पर इन तीनों शूटर्स ने ये हमला किया था। ये वो पुलिस लाइन है। आप देखिए कैसे सुरक्षा यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। अंदर जाने के लिए पहले जो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं वो पूछताछ करते हैं, बाकायदा आपका पहचान पत्र देखते हैं और फिर उसके बाद आपको अंदर जाने की इजाजत होती है। यही वजह है कि इन तीनों शूटर्स को अभी पुलिस लाइन से बाहर नहीं निकाला जाएगा, चूंकि ये इन पर जान का खतरा हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।